नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमारे आज की लीड स्टोरी भूकंप से जुड़ी है। म्यांमार के कई शहरों में हर तरफ मौत का तांडव दिख रहा है। शव को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही देखेंगे कि रफाह को क्यों खाली करवाना चाहता है इजराइल। जानेंगे डोमिनिकन गणराज्य के लोग क्यों नाराज हैं हैती के लोगों से। आपको बताएंगे कि चिली की सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग। और आखिर में बागदाद की ऐतिहासिक मस्जिद में ईद की रौनक। देखिए, म्यांमार में भूकंप आए चौथा दिन है, लेकिन मरने वालों और घायलों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से सही खबरें आने के बाद संख्या बहुत ज्यादा हो जाने की आशंका है। इस वक्त राहत और बचाव के लिए कई देशों की टीमें म्यांमार पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो दूर दराज के इलाकों में नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर विद्रोहियों का दबदबा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि म्यांमार में चल रही अशांति के दौरान 30 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है और तकरीबन 2 करोड़ लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के संकट हैं। म्यांमार में भूकंप की परेशान कर देने वाली खबरों के बीच कुछ सुकून देने वाली खबरें भी मिल रही हैं। एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे को मलबे से सुरक्षित निकाल लेने में बचाव कर्मियों को कामयाबी मिली है। जब भूकंप आया उस वक्त मांडले के इस ऊ हलाथेन मठ में 270 भिक्षु एक धार्मिक परीक्षा दे रहे थे। इमारत हिली तो भागे, 70 तो किसी तरह से बच गए, लेकिन 50 के शव मिले हैं। 150 का अब तक कोई अता पता नहीं है। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी वाले मांडले के स्काई विला कोंडो के मलबे में जिंदगियां ढूंढने के लिए चीन और रूस समेत कई देशों की टीमें लगी हुई हैं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें दिखा रही हैं स्काई विला और आसपास कितना भारी नुकसान हुआ है। देश के नंबर 2 शहर नेपिताओ में भी बौद्ध मंदिरों और मठों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जलजले ने नेपिताओ की सड़कों का भी यही हाल कर दिया। जगह जगह सड़कें धंस गई हैं या उनमें मोटी मोटी और लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं। डर का आलम यह है कि जिनके घर बच गए हैं वो अब तक घर के बाहर ही सोना पसंद कर रहे हैं। शुक्रवार को जिस वक्त जलजला आया, कई मस्जिदों में नमाज चल रही थी। मस्जिदें गिरने से तकरीबन 700 लोगों की जान जाने की खबर है। तकरीबन 60 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से इस आपदा में तकरीबन 1700 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 3400 लोग जख्मी हैं और लगभग 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दूर दराज के हिस्सों से जान माल के नुकसान की खबरें अभी पूरी तरह से आ भी नहीं पाई हैं। म्यांमार के ज्यादातर हिस्सों पर सेना अपना नियंत्रण खो चुकी है। ऐसे में सहायता समूहों का पीड़ितों तक पहुंचना भी आसान काम नहीं है। देखिए, बैंकॉक में शुक्रवार को आए भूकंप में गिरी इमारत के मलबे से एक शव निकाला गया है और इस इमारत के गिरने को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप से पूरे शहर को सीमित नुकसान पहुंचा, लेकिन यह इमारत तो पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो गई। भूकंप की वजह से थाईलैंड में 18 लोगों की जान गई है। उनमें से ज्यादातर की मौत चाटुचक मार्केट में बन रही इसी इमारत के गिरने से हुई। इस इमारत के मलबे को हटाने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। इस साइट पर काम कर रहे 76 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। एजेंसियां लगी हुई हैं राहत कार्य में, लेकिन अभी तक जो बचाव का कार्य चल रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं
कि और ज्यादा तीव्र गति से इसको चलाने की आवश्यकता है। और अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। यह बात तो एकदम तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया जानती है बखूबी, उनको भी पता है। वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। पलों में तोला और पल में माशा। आज किसी से खुश तो कल उसी से नाराज। वो रूस और यूक्रेन के मामले में ऐसा ही कर रहे हैं। कभी धमकाते हैं तो कभी पुचकारते हैं। उनके बदलते मूड पर एक खास रिपोर्ट। शरारती अंजाम बگیره ما خیلی اطمینان نداریم احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि वो अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का सख्त जवाब दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उस पर बमबारी हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को एक खत लिखा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से मना कर दिया और अब कह रहा है कि अमेरिका के किसी हमले का जवाब देने के लिए उसकी मिसाइलें तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जंग खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन कहीं भी अपनी बात न माने जाने पर सबक सिखाने की बात करने लगते हैं। पल पल उनका मिजाज बदलता रहता है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकाया है कि अगर उन्होंने मिनरल डील से पीछे हटने की कोशिश की तो वो बड़े संकट में फंस जाएंगे। वो इस मुद्दे का इस्तेमाल नाटो की सदस्यता के लिए भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने जेलेंस्की का बचाव किया और उनकी आलोचना के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराजगी जाहिर कर दी। उन्हें यूक्रेन में नए नेता की पुतिन की मांग भी पसंद नहीं आई और रूस के तेल पर सेकेंडरी टैरिफ तक लगाने की बात कर दी, जबकि इससे पहले वो रूस की पुतिन की तारीफ कर रहे थे और जंग में जेलेंस्की से निपटने के तरीकों को लेकर उनकी आलोचना की थी। चुनाव कराने में नाकाम करने पर जेलेंस्की को तानाशाह भी ठहरा दिया था। ट्रंप हफ्ते में 5 दिन नए नए आदेश जारी करते हैं, धमकियां देते हैं, चेतावनियां देते हैं, नसीहतें देते हैं, लेकिन उनके मूड का कोई भरोसा नहीं। जिनको धमकियां और चेतावनियां देते हैं उनकी तारीफों के पुल भी बांधने लगते हैं। हड़बड़ी में निकाले गए आदेशों को भी कई बार कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं। यानी ट्रंप को समझना नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल जरूर है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए और समझने के लिए हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे अशोक सज्जनहार जी के पास, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? कभी कुछ दुनिया नहीं समझ पाती, हम भी नहीं समझ पाते, आपके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन आखिर मन में चल क्या रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष जी, जो बिल्कुल पूरी दुनिया नहीं समझ पाती। और देखिए, अभी तक जो भी अगर विश्व राजनीति के मद्देनजर देखा जाए तो वहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है विश्वसनीयता। कोई भी अगर बड़ा नेता कुछ कहता है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया कितना विश्वास करती है। और जो जैसे बड़े बड़े नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, चीन रूस के राष्ट्रपति हुए, भारत के प्रधानमंत्री हुए, यूरोप के नेता हुए, जो वो कहते हैं उनका वजन होता है, उसमें ठोस होता है, ठहराव होता है, जिससे कि पूरी दुनिया समझती है जो वो कह रहे हैं वो अपनी नीति को बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो अपनी विम्स एंड फैंसीज जिसे कहा जाए, इस समय जैसा उनका मूड है, जैसे आपने इसका टाइटल दिया है अपने प्रोग्राम का, ट्रंप का मूड कैसे है, वो बदल जाता है तो फिर उनका वो नजरिया बदल जाता है, पहलू बदल जाता है। तो इससे पूरी दुनिया में जो राजनीति है उसके ऊपर ठीक असर नहीं पड़ेगा। अगर क्योंकि कभी पुतिन को दोस्त कहते हैं, फिर उन्हीं को धमका भी रहे हैं, टैरिफ लगाने की बात भी कर देते हैं, 30 से 50% तक पहुंच जाते हैं। जेलेंस्की को कभी बोलते हैं, खुद बुलाकर धमकाते भी हैं इशारों में। मतलब दोधारी तलवार की तरह दुनिया उनको देख रही है। ये भरोसे और विश्वास की एक बात है।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनको समझने में असमर्थ रही है, तो इसीलिए सभी अपने को जैसे हेज कर रहे हैं अपनी बेट्स। जो कोई उनके विरुद्ध नहीं कहे, उनको लोगों को मालूम है जो अगर इनकी तारीफ की जाए, जो आप कितने अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कितने स्ट्रांग नेता हैं वगैरह वगैरह, उनके बारे में कहा जाए तो वो प्रसन्न रहते हैं। जो अगर कुछ उनके चाहे के बिना कुछ ऐसी बात कर दी जाए तो वो फिर उसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। और हमने देखा अभी जैसे राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर अभी तक जब से वो आए हैं, 20 जनवरी उनका इनॉग्रेशन हुआ आशुतोष जी, और उसके बाद वो एकदम पुतिन की तारीफ के पुल मानते रहे हैं। और जो उनका पुतिन का कहना है यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तो वो अपने आप अपना ही पोजीशन उसको वो बयान करते रहे हैं। परंतु अब पुतिन ने उन्हीं की बात कही हुई बात को दोहरा दिया, जो ये तो इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए हैं, ये तो डिक्टेटर हैं वगैरह, और हमें यूएन का सहारा लेना चाहिए, तो उनके पीछे पड़ गए। तो इसीलिए ऐसे अगर हम कोई इसके ऊपर निष्कर्ष निकालना चाहें, कोई डिसीजन लेना चाहें किसी भी युद्ध को खत्म करने का, तो उसमें और मुश्किलें आ जाएंगी। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक पूरी जानकारी और विश्लेषण करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को भी दुनिया जानती है कि वो दबने वाले नहीं है और किसी से भी नहीं दबते हैं। वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाते रहे हैं और आगे कदम उठाएंगे। तो सबकी निगाहें ये कि वो स्टैंड क्या लेता है रशिया, व्लादिमीर पुतिन क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि पुतिन बखूबी अपने आप में एक शक्तिशाली हैं और दुनिया के हिसाब से, क्योंकि इतिहास यही गवाही देता है कि वो आज तक झुकते हुए देखे तो नहीं गए हैं। हाँ, परिस्थिति के हिसाब से अब अमेरिका से किस तरह से उनको रिश्ते या क्या स्टेटमेंट देना है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने इशारा दे दिया है कि वो नहीं दबेंगे। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि गाजा पट्टी को खाली करवाने की इजराइल ने उधर कोशिश शुरू कर दी है। उसने रफा को खाली करने का आदेश दिया है और लोगों से समंदर किनारे की एक टेंट सिटी में जाने के लिए कहा गया है। मार्च की शुरुआत में ही इजराइल हर तरह की सप्लाई के गाजा जाने पर रोक लगा चुका है। अब ये उसका नया आदेश या नया फरमान लोगों को और परेशान करने वाला है। दक्षिण गाजा में रफाह के ताल अल सुल्तान इलाके में हफ्ते भर तक चले जटिल अभियान के बाद 15 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। जो मेडिकल और मानवीय सहायता देने के काम में जुटे थे। इनकी मौत के लिए इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा है। इनमें से 8 सदस्य फिलिस्तीन रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटी के, 6 फिलिस्तीन सिविल डिफेंस के थे और 1 सदस्य संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से जुड़ा था। ये तस्वीरें रफाह की दर्दनाक हालात को जाहिर करने के लिए काफी हैं। लेकिन इजराइल अब इस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लेना चाहता है। इजराइल की सेना ने सोमवार को कहा कि वो रफाह में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है, इसलिए इसे खाली कर दिया जाए। सेना ने कहा कि लोग मुआसी की तरफ चले जाएं। समंदर किनारे मुआसी तंबुओं का शहर है, जहां बहुत ही बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। रफाह इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ है। इजराइल ने पिछले साल मई में रफाह में बड़ा ऑपरेशन शुरू करके रणनीतिक तौर पर अहम एक गलियारे पर कब्जा जमा लिया। रफाह क्रॉसिंग पर भी उसके कब्जे से गाजा का बाहरी दुनिया से संपर्क का इकलौता रास्ता भी बंद हो गया। सीज फायर की शर्तों के तहत इजराइल को यहां से हटना था, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। अब वो रफाह को पूरी तरह से खाली करवाने पर तुल गया है। और वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जेन नोएल बारूट और यूरोपीय संघ ने रूस से पूछा है कि वो शांति चाहता है या नहीं। देखिए, दरअसल यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद सीमित जंगबंदी का समझौता होने के बाद भी यूक्रेन पर उसके धड़ाधड़ हमलों को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। आज भी उसने खार्किव पर जबरदस्त हमला बोला है। फौजी अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इमारतें और कुछ दूसरी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं बचा।
रूस के ड्रोन हमलों से। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के अफसरों का कहना है कि हमले में 67 साल के पुरुष और 70 साल की महिला की मौत हो गई। एक परिवार घर में सो रहा था। उसी वक्त रूसी हमले से उनके घर की छत नीचे आ गिरी। Його повністю його немає. Ні двора, ні хозпостроєк, немає нічого. Просто нічого. Ми ж залишились. От у чому є, тому ми і... यूक्रेन का कहना है कि रूस की तरफ से 111 ड्रोन दागे गए, लेकिन 100 का निशाना टाल दिया गया। बातचीत और जंगबंदी के सीमित समझौतों के बीच रूस के धड़ाधड़ हमले यूक्रेन को परेशान कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और सहयोगी देशों से मदद मांगी है। Всі інші наші партнери, які реально хочуть миру, जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन कूटनीति की जरा सी भी फिक्र नहीं करते। ऐसे में उन पर दबाव बनाकर ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी कारी अब्दुल रहमान की सोमवार को कराची में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। उसे उसकी दुकान पर गोली मारी गई। हमले में उसके पिता और पार्टनर भी घायल बताए जाते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हत्या के पीछे लश्कर और जैश के बीच चल रहा तनाव है। अब्दुल रहमान वैसे तो अहल सुन्नत वल जमात का नेता था, लेकिन असल में वो लश्कर का ही शख्स था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर कोने कोने से। डोमिनिकन शहर पुंटा काना में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने हैती से लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें देखते जाइए। एक राष्ट्रवादी संगठन ने इस मार्च का आयोजन किया था। इन लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी और इस संगठन के प्रमुख ने हैती से आए लोगों को वापस भेजने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग के लिए देश भर में हड़ताल की अपील की है। पुंटा काना में हैती से आए लोगों की बड़ी तादाद है जो टूरिज्म और निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में काम करते हैं। हाल के दिनों में हैती से आने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने पिछले साल कहा था कि वो हर हफ्ते 10,000 लोगों को वापस उनके देश भेजेगी। डोमिनिकन गणराज्य में तकरीबन 5 लाख हैतियन रहते हैं और पिछले साल 2.5 लाख लोगों को वापस उनके देश भेजा गया था। इस साल अकेले जनवरी में ही 31,200 लोग वापस भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके ये जोरदार विरोध प्रदर्शन, हजारों की तादाद में ढोल नगाड़ों के साथ लोग विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए और वापस भेजने की मांग करते हुए। उधर चिली की राजधानी सैंटियागो और दूसरे शहरों में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करके निजी पेंशन फंड्स को खत्म करने की मांग की है और जनवरी के आखिर में चिली की संसद ने देश के पेंशन सिस्टम के कायाकल्प के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। पिछले हफ्ते इसे कानून का रूप दे दिया गया और इसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आप देख पा रहे हैं। सैंटियागो में चिली की राजधानी तो सड़कों पर ये विरोध प्रकट करते हुए हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेते हुए, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं जो अपनी मांगों को लेकर इसे लागू कराने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इराक की राजधानी बागदाद और बागदाद की ऐतिहासिक अल गिलानी मस्जिद में ईद के मौके पर नमाज के लिए हजारों इराकी पहुंचे। इराकी पुलिस ने तलाशी लेने के बाद ही इनको अंदर जाने दिया। इराक में ईद के मौके पर 3 दिनों तक उत्सव का माहौल होता है और इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उपहारों का लेन देन करते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं। वैसे भी ईद आपसी सौहार्द, भाईचारे का त्यौहार है। जितनी भी कट्टरता होती है उसको भुलाकर लोग गले मिलते हैं। 3 दिनों तक ये उत्सव चल रहा है। और आखिर में आज की तस्वीर यानी वीडियो ऑफ द डे। देखिए ये तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे चीन के यूनान प्रांत की होंगी, रुइली की, जहां भूकंप के दौरान एक अस्पताल की 2 नर्सेज बच्चों की ही देखभाल में लगी रहीं। ये देखिए जरा, अद्भुत। भूकंप से अस्पताल की इमारत बुरी तरह से लड़खड़ा रही है, हिल रही थी
और सीसीटीवी में साफ तौर पर कैद है कि एक नर्स किस तरह से नवजात बच्चों को संभाल रही थी। अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, इस नन्ही सी बच्ची के बारे में सोच रही थी। और दूसरी ने एक बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। देखिए जरा, उसको सुरक्षित बचाने के लिए, सुरक्षित महसूस कराने के लिए। और सलाम है इनको, हेड्स ऑफ। और ये है सेवा भाव। डॉक्टर्स, नर्सेस ऐसे ही नहीं, इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि ये दूसरों की जिंदगी बचा देते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में रखकर। इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि तस्वीरें सब कुछ सामने है, देखिए। और आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आप सभी को नमस्कार।